मर चुके या मरने वाले लोगों के नाम पर पहले इंश्योरेंस और फिर उनकी मौत के बाद इंश्योरेंस की रकम को हड़पने के धंधे ने कैसे उत्तर प्रदेश के संभल को जामताड़ा बना दिया और कैसे इंश्योरेंस की रकम हड़पने का सिलसिला हत्याओं तक चला गया। परत दर परत बताएंगे हमको कैसे हुई इस कहानी की शुरुआत और कहां तक पहुंचे इस पूरी गैंग के तार। आइए चलते हैं संभल। इंश्योरेंस गैंग ने फर्जी दस्तावेजों से मरने वाले या मर चुके लोगों के इंश्योरेंस करवाए और करोड़ों रुपए हड़प गए। और इस पूरे फर्जीवाड़े का दूसरा पहलू यह था कि उस परिवार को एक फुटी कौड़ी नहीं मिली जिसके नाम पर इंश्योरेंस हुआ। ऐसे ही एक परिवार दिनेश शर्मा का है, जिनकी पत्नी प्रियंका शर्मा जो महीनों से इलाज करा रही थी अपने पति का, और इलाज के दौरान बीती 30 मार्च 2024 की दिनेश शर्मा की मौत हो गई। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हुआ था। प्रियंका, कैसे क्या हुआ, कब लोग आए थे, क्या बताया आपको, इंश्योरेंस कैसे करवाया इन लोगों ने, किस किस ने करवाया? जी, इन्होंने 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस बताया था कि 25 लाख रुपए का होगा। इन्होंने बताया था कि 5 लाख रुपए यानी कि इलाज के लिए मिलेंगे और अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपको 20 लाख रुपए बाद में दिए जाएंगे। मैंने भी इस लालच से इंश्योरेंस करा दिया। इन्होंने 1,40,000 रुपए मुझसे ले लिए थे। आप ही से उल्टे ले लिए? जी जी। अच्छा, फिर? इन्होंने 3 बार में करके मुझसे पैसे लिए थे और फिर इन्होंने अपनी ही इच्छा से मुझसे अकाउंट खुलवाया जुनावी ले जाके, और फिर अकाउंट खुलवाने के बाद में इन्होंने मुझसे जितने भी वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिले थे सब इन्होंने मेरे से जब ही ले लिए हैंड टू हैंड। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले लिया? आपका बैंक में अकाउंट जो खुला वो आप गई थी, आप ही का आधार कार्ड से खुला था, पैन कार्ड से? जी, मेरा आधार कार्ड से खुला था। मुझे बैंक से चेक बुक मिली थी और एटीएम कार्ड मिला था और बैंक की पासबुक मिली थी। इन्होंने मेरे से तीनों ही ले लिए और इन्होंने क्या बोलते हैं चेक बुक में मेरे से साइन भी कराए थे। अच्छा, चेक बुक पे साइन करवा करके आपको दे दिया? जी। उसके बाद में इन्होंने मुझे आज तक ना ही पैसा दिया है। इंश्योरेंस वाला भी पैसे नहीं दिया और 1,40,000 जो मुझसे ले लिए हैं उसमें से कोई पैसे नहीं दिया है। मेरे हाथ में बिल का ये पुलिंदा दिनेश शर्मा के इलाज के बिल हैं और मेरे पीछे ये बैठे भगवान हैं। इंसान पर जब मुसीबत आती है तो सिर्फ भगवान नजर आते हैं, और ऐसी मुसीबत में जब कोई मददगार हो तो वो मददगार भले ही जालसाज हो वो भी भगवान बन जाता है। प्रियंका के सामने भी ऐसी ही मजबूरी थी। पति कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। इलाज बीकानेर 700 किलोमीटर दूर शहर में हो रहा था। ऐसे में इलाज का बिल, आने जाने का खर्च और गृहस्थी को चलाने की जिम्मेदारी, यही वजह थी कि जो अनजाने लोग इस परिवार के पास मदद के नाम पर, इंश्योरेंस कराने के नाम पर आए, वही इस परिवार के साथ ठगी करके चले गए। प्रियंका, अच्छा ये बताइए कि आप तो जानती नहीं थी तो फिर क्यों मतलब उनके झांसे में आ गई कि हम इंश्योरेंस करा देंगे और फिर सब कुछ आपने दे दिया बैंक खाता खुलने के बाद? जी, इन्होंने मुझे 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस बताया था तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये लोग मुझे पैसे दिला देंगे तो मैं भी अपने पति की इलाज ठीक ठाक से करा पाऊंगी। मेरे पास बहुत सी ऐसी मजबूरी थी, मुझ पे मेरे पास पैसा भी नहीं था। मैंने कर्ज ले लेके इलाज करा रही थी अपने घर वालों का। मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अपने छोटे बच्चों को छोड़कर मैं चली जाती थी यहाँ से। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा कि मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं बच्चों को पढ़ा भी पाऊंगी। डॉक्टर ने मना कर दी थी बाद में कि मतलब इलाज से कोई फायदा नहीं है, इन्हें घर ले जाओ। तो मैंने उसमें आके इंश्योरेंस करा दिया। इंश्योरेंस कराना और फिर उसके बाद घर परिवार चलाना बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत पैसा, सब कुछ बिका होगा। जी, मैंने वहाँ से जो काम करते थे वो सब कुछ बेच दिया था और मेरे पापा जो थे सरकारी टीचर थे, उन्हें जो फंड से पैसा मिला था मैंने सब कुछ इसी इलाज में ही लगा दिया था। फिर अब कैसे चल रहा है? क्योंकि एक तरफ उम्मीद थी कि कम से कम 25 लाख रुपए इंश्योरेंस के ही मिलेंगे, जो लोग मदद करने आए वही ठगी करके चलेगा, आप ही के 1,40,000 लेके चले गए। जी, वो भी मैंने 1,40,000 रुपए किसी और से कर्ज लेके दिए थे। 50,000 रुपए तो मैंने 5 रुपए के सूद से लेके दिया था इनके लिए, कर्ज लेके। मैंने इनसे देने को भी मना करा था तो इन्होंने बताया कि आजकल में पैसे आ जाएंगे, किसी से लेकर दे दो। इन्होंने भी मुझे रास्ता ये लेने देने का भी इन्होंने बताया था कि किसी से उधार लेकर दे दो हमें। तो फिर मैंने किसी से लेके इन्हें पैसे दिए थे। हो गई होगी जिंदगी। सर, अब तो आप जानते ही हो
कि मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 3 बच्चे हैं मेरे। लड़का मैंने अपने महके में छोड़ रखा है। 2 बच्चे मेरे पास रहते हैं। क्यों छोड़ रखा है बेटे को? खर्च उसकी पढ़ाई, 1 साल तो जब वो बीमार थे तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि इसे यहाँ पे छोड़ दो, हम पढ़ा देंगे, तो इस वजह से उसे वहीं पे छोड़ दिया मैंने। किसी भी माँ के लिए बच्चे छोड़ना तो बहुत बड़ी मजबूरी होती है। हाँ, इतना तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं करा पाती हूँ। मैं भी थोड़े घर से जब चली जाती हूँ तो बच्चे मेरे अकेले रहते हैं। बेटा मेरा एक ही है, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। लड़कियों को तो कभी साथ ले जाती हूँ, कभी छोड़ जाती हूँ। अब कैसे चल रहा है? बस कोई सहारा दे देता है, कभी कभी नहीं देता। अब तो मुश्किल ही है जिंदगी। एक लड़की को सरकारी स्कूल में भेज देती हूँ और एक अभी मेरे पास ही रहती है। कभी सोचा था कि इंश्योरेंस की के ठगी हो जाएगी आपके साथ? नहीं, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो आज तक भी नहीं सोचा था। मुझे तो अब भी उम्मीद थी, क्यों ये लोग मुझे ऐसा ही वो देते रहा आश्वासन कि आज आएगा कल आएगा पैसा। फिर इन्होंने फोन ही उठाना बंद कर दिया और फिर उल्टी सीधी बातें करने लगे फोन पे। क्या बोलने लगे? कि पैसा हमारे पास नहीं आया और तुमसे जो कराया जाए वो कर लो, और ऐसी वैसी बातें करने लगे। फिर बोले कि हम यादव हैं, यादवों को तो आप जानती हो, घर से उठा के भी ले जाएंगे, ये है वो है। इस तरह की बातें भी करने लगे बाद में ये। तो फिर मैं चुपचाप होकर अपने घर बैठ गई। क्यों, मैं भी मजबूर हूँ, मेरे साथ भी कोई नहीं है। मर चुके मरने वाले लोगों के इंश्योरेंस की रकम को हड़पने के इस धंधे में हत्या भी हुई, और हत्या की जगह बनी संभल की वो सड़कें जो सुनसान होती थी, जहां पर ना सीसीटीवी होता था और ना ही गवाही के लिए कोई इंसान। और ऐसी ही सड़कों पर टारगेट किए गए शख्स को लाया जाता, पहले उसे नशे में धुत किया जाता और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर सिर पर वार और फिर बेहोशी की हालत में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर एक्सीडेंट का रूप दिया जाता। और एक्सीडेंट का रूप देने के बाद एफआईआर दर्ज होती। पुलिस अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत के केस में फाइनल रिपोर्ट लगा देती, और यहीं से फिर शुरू होता था हत्या के बाद उस हत्या की हुई कमाई से इंश्योरेंस की रकम को हड़पने का पूरा कारोबार। इंश्योरेंस फ्रॉड करने वाले इस गैंग ने न सिर्फ मर चुके या मरने वाले लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी कराकर ठगी की, बल्कि लोगों के नाम पर ट्रैक्टर फाइनेंस कराए, और फिर जब उनकी मौत हो गई तो ट्रैक्टर बेच भी दिए। ऐसे ही एक शख्स, नौजवान लड़का था दिनेश के परिवार को पता ही नहीं था कि उनके बेटे के नाम पर बाइक और ट्रैक्टर है, और जब उसकी मौत हो गई तो उसका ट्रैक्टर इन जालसाजों ने हड़प लिया। हमारे साथ बात करने के लिए चंदसेन है, दिनेश के पिता। दिनेश की कितनी उम्र है, कितने साल पहले मौत हुई? 30-32 साल उम्र है। 30-32 साल उम्र है। उम्र थी उसकी। हाँ। कब मर गया वो? अभी 2 साल ना भैया मरे अभी। तो उसने कभी ट्रैक्टर और बाइक खरीदी भी थी कि क्या था? नहीं, बाइक ट्रैक्टर तो हमारे साथ नहीं खरीदा, हम तो अपने बाहर काम कर रहे। हाँ। लड़का हमारे घर पे यहाँ पे हो। अच्छा। और ट्रैक्टर? और ट्रैक्टर हमें आप तो ट्रैक्टर हमें नहीं पता, पर वो ट्रैक्टर लड़का बाइक निकाली है। बाइक तो घर पे अपने चला, तो अपने घर वाली को चला तो बाइक फिर हमें जो तो ट्रैक्टर निकाल लिया और लड़के ने और एक बाइक निकाल ली। जब वो मर गया तब पता चला? मरने के यहाँ 4-5 महीना बाद पता पड़ेगा लड़का नाम पर ट्रैक्टर और एक बाइक निकली है। अच्छा। फिर वो उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने ट्रैक्टर निकाला है, तो उन्हीं लोगों में उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिला। नहीं पता जब पैसा ना तो उन लोगों ने बताओ ट्रैक्टर जो लड़का नाम तो ट्रैक्टर लेकर हुआ है, ये बाइक लेकर ही है। अच्छा। हाँ, तो हमने कोई कार्रवाई करी साहब, तुम्हारी कार्रवाई कोई प्रश्न ना सुनी। आपको पता ही नहीं था कि आपके बेटे ने ट्रैक्टर लिया है? बेटे को पता था? बेटे को मालूम, बेटे ने ट्रैक्टर निकाला, बेटे को मालूम ही। फिर इन लोगों ने फिर कैसे उसकी मौत कैसे हो गई? फिर शाहरुख इन लोगों ने दारू पिला कर दारू में दे दिया, दारू में इन लोगों ने जहर पे दो या दो, तो लड़का मार दिया इन लोगों ने। हम तो जब पता पड़ी तो मरने के बाद में तब हम गाँव आएगा, हम ना घर पे बहू ही कुछ लड़का की और ना हमें ही, ना हमारे कोई भाई हो घर पे। अच्छा। हमारे परिवार में घर पे कोई हो ही ना है। लड़के को शराब पिला करके पहले उसके नाम पे ट्रैक्टर फाइनेंस कराया, फिर शराब पिला के मार दिया। हाँ, ट्रैक्टर निकालो, ट्रैक्टर निकालने बाद में बाइक मोटरसाइकिल दारू पिला लड़का मार दिया।
तो ये इंश्योरेंस वालों ने ही आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करी? हाँ हाँ जी जी, एजेंसी वाले हैं जी जी मिली भाई। हम गए तो हम तो उल्टी सीधी बात बताई, हमारी कोई एजेंसी वाले ना सुनी। ये किसी ट्रैक्टर के शोरूम का यार्ड या फिर वर्कशॉप का स्टेशन नहीं, ये वो ट्रैक्टर हैं जिनको संभल पुलिस ने इंश्योरेंस फ्रॉड गैंग से बरामद किया। इंश्योरेंस फ्रॉड गैंग ट्रैक्टर का भी एक अनोखा फर्जीवाड़ा कर रहा था। चंद्रसेन जैसे मासूम किसानों के बेटों को पहले अपनी जाल में फंसाता, उनको शराब का लती बनाता और फिर उसके बाद उनके नाम पर ट्रैक्टर, बाइक जैसे वाहन लोन पर निकलवाता और जब उनकी शराब या अन्य कारणों से मौत हो जाती तो वो लोन की रकम माफ हो जाती और वो ट्रैक्टर दूसरे राज्यों में बेच दिए जाते। अब तक की पड़ताल में संभल पुलिस का दावा है कि शुरुआत भले ही इस फर्जीवाड़े का संभल से हुआ हो, लेकिन इसके तार आसाम समेत पूरे देश के तमाम राज्यों में फैले हैं, भले ही वो राज्य हिंदी भाषी ना हो। और अब इंश्योरेंस कंपनियों पर शिकंजा कसा जा रहा है तो संभल पुलिस ने ऐसे 50 ट्रैक्टर इस गैंग से बरामद भी कर लिए हैं और निकट भविष्य में और भी ऐसी बरामदगियां होंगी, क्योंकि इस नेक्सस के तार संभल और दूसरे राज्यों में फैले जो हैं। इंश्योरेंस की रकम को हड़पने के लिए हत्या का सिलसिला शुरू हुआ दरियाब की हत्या से, और यह पुलिस को भी तब पता चला जब इस मामले के खुलासे के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने पुलिस को बताया कि दरियाब नामक दिव्यांग शख्स के नाम की 5 पॉलिसी थी। माली हालत देखने पर शक है कि वो ऐसी 5 पॉलिसी ले ही नहीं सकता, क्योंकि उन 5 पॉलिसी में इंश्योरेंस 50 लाख से अधिक का था। और यहीं से पुलिस के कान खटके, और ये वो जगह है जहां पर दरियाब का 1 अगस्त 2024 को एक्सीडेंट किया गया। ये संभल के ये दूसरा मार्ग है, चंदौसी की तरफ ये मार्ग जाता है, यहां पर ये एक्सीडेंट किया गया था। अज्ञात वाहन की टक्कर में आकर के 1 अगस्त 2024 की सुबह दरियाब की लाश यहां मिली और यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी कि देर रात में, रात के अंधेरे में एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, कौन है, कहां से आया, और यहां से दरियाब की हत्या को एक्सीडेंट बताने का सिलसिला शुरू हुआ। जिस शख्स ने पहली बार पुलिस को फोन किया वो थे यहाँ के प्रधान के भाई, हमारे साथ हैं। उस दिन सुबह लोगों ने बताया, क्या देखा आपने और क्या हो रहा था उस दिन? यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। जब काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी तो लोगों ने बताया एक एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। एक्सीडेंट को देखते हुए मैं भी आया, मैंने यहाँ देखा काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी तो पुलिस को कोई सूचना नहीं दे रहा था। मैंने कांस्टेबल प्रज्वल को सूचना दी, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी, मौके पे यहाँ पुलिस आई। पुलिस ने किस जब तरफ पड़ा था वो जो है दरियाब, किस तरफ लाश पड़ी थी, कैसे क्या हाल था? इधर ही पड़ा, रोड से उतरा हुआ, अच्छा हल्का रोड पे था और रोड के इधर ही था वो। अच्छा, चोट वगैरह थी, उसके कपड़े कैसे थे? पुलिस ने देखे, अच्छा, पुलिस ने उतार के। हाँ, तो यहाँ पर ये जो रास्ता है ये कहाँ जा रहा है? ये रात के आटे मॉल के लिए, आटा मॉल, आटे मॉल के लिए जी। ये मॉल है मतलब आगे? आगे मॉल है सामने। अच्छा। 1 ये किलोमीटर। पूरा रास्ता बड़ा सुनसान है मतलब? अरे नहीं, काफी चलता, बर्री पुल से होते हुए आ रहा है तो रात भर चलता। अच्छा, हम्म। तो ये जो दरियाब था ये यहाँ से कितने दूर है इसका गांव? क्या बातचीत, क्या बाद में पता चला आपको कि ये कौन था, क्या था, कैसे इसको लोगों ने बताया होगा कि ये कहाँ पे? बाद में आपको क्या मतलब कितने साल बाद पुलिस ने फोन किया तो पता चला ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर था? हमें तो यही नहीं पता था, यहाँ सब पर एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट की सबको देखने के बाद जब पुलिस का फोन आया दोबारा कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ, जब पता लगी हमें जब पता लगी कि एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर कराया किसी ने। अच्छा, ये कब पता चला आपको? एक्सीडेंट शुरू में लग रहा था, फिर मर्डर कैसे पता चला? मुझे कितने तो दिन बाद? 1 साल बाद पता लगी है, 1 साल करीब हो गई होगी। तब उसके बाद थाने से फोन आया कि ऐसे तुम्हारे यहाँ जो वो हुआ था, उसके लिए वो रोशन साहब, SSI रोशन साहब है, उनका फोन आया था कि मैडम ऐसे बात करना चाह रही हैं आपसे। नहीं तो फिर पूछा उन्होंने कि आपने चूंकि सूचना दी थी तो मैंने कहा हाँ, मैंने कांस्टेबल प्रज्वल को दी थी। तो बोले ठीक है, तुमने सूचना दी, उस बारे में पूछना है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे वो नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। अच्छा, आप लोगों को शुरू में शक नहीं हुआ कि ये मर्डर है? उस रात को बहुत बारिश हुई थी, काफ़ी बारिश होने की वजह से यहाँ किसी को पता ही नहीं लगी ऐसा कुछ है।
बारिश सुबह निकले तब काफी यहाँ से 100 से 200 लोग खड़े हुए थे, काफी लोग थे, किसी को नहीं पता, सब कह रहे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, भाई एक्सीडेंट है। उनके जो लोग इकट्ठे थे पुलिस ने आके सबको हटा दिया था, हटाने के बाद उनका वो कर लिया, उसको लेकर पीएम कराने ले गए। और करीब 1-1.5 साल बाद पता चला। 1-1.5 साल बाद पता लगी है, जब पुलिस के द्वारा ही पता लगी है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर करा गया है, जब पता लगी हमें तो सब, बाकी मुझे और कुछ नहीं पता। दरियाब को मारने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई। दरियाब के नाम पर पहले इंश्योरेंस लिया गया और इंश्योरेंस 1 साल पहले, पहली पॉलिसी 1 सितंबर 2023 को ली गई और धीरे धीरे कर 5 पॉलिसी ली गई। और जब 5 पॉलिसी हो गई, एक किस्त जो इंस्टॉलमेंट होता है, जो प्रीमियम होता है इंश्योरेंस कंपनियों को देने का, वो भी इस गैंग ने दिया। और जब मानक के अनुसार इंस्टॉलमेंट जमा हो गई तो एक साजिश रची गई। दरियाब को उसके गांव से करीब 12-13 किलोमीटर दूर यहां लाया गया और यहां पर उसको शराब पिलाकर, पहले उसको शराब में नशे में धुत किया गया और फिर गाड़ी से उतारकर बेरहमी से हत्या की गई। और इस हत्या के लिए भी 50,000 की सुपारी दी गई थी। और ये सुपारी की लिंक 50,000 प्रताप नामक एक व्यक्ति को दी गई थी, जो पेशेवर अपराधी था। उसको विनोद और उसके साथियों ने, जिन्होंने पूरी इस घटना की साजिश रची, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टिगेटर भी शामिल था, पंकज राघव, उसको भी गिरफ्तार किया। तो उसके जरिए दरियाब की हत्या करवाई गई और उस हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया गया। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस के कान खड़े हुए और यहीं से शुरू हुआ पुलिस का वो तहकीकात की दिशा, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने मर चुके या मरने वाले लोगों के बाद हत्या का सिलसिला शुरू किया था। इस गैंग ने लोगों की पॉलिसी करवाती, उनका प्रीमियम भरती और जब मिनिमम प्रीमियम की मानक पूरे हो जाते तो उनको ऐसे ही रोड एक्सीडेंट में मौत के घाट उतार दिया जाता। और पुलिस ऐसे मामलों में एफआईआर लगाकर अपना काम खत्म सोच लेती और इंश्योरेंस कंपनी के जालसाजों का काम पूरा हो जाता। इंश्योरेंस फ्रॉड की यह कहानी संभल के रजपुरा के इसी थाने से शुरू हुई, जहां पर पहली एफआईआर 13/25 पुलिस ने दर्ज करवाई और इसी एफआईआर के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर ओमकारेश्वर मिश्रा और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसी ओमकारेश्वर मिश्रा के मोबाइल से पुलिस को 1.5 लाख से अधिक फोटो और 30,000 से अधिक डॉक्यूमेंट्स मिले थे और जहां से इस पूरे जालसाजी के सिरे की पुलिस ने तहकीकात शुरू की। कैसे संभल उत्तर प्रदेश का जामताड़ा बना, कैसे इंश्योरेंस फ्रॉड हो रहा था, हमारे साथ बात करने के लिए आईपीएस अनुकृति शर्मा हैं, जिन्होंने इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया और अभी भी काम चल रहा है। अनुकृति जी, पहले तो ये कि ये संभल यूपी का जामताड़ा, तो हमें भी ये बात नहीं पता थी। तो इस केस के खुलासे और इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जब मेरी सारी इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से लगातार हम लोग बातचीत कर रहे थे केसेस को वर्कआउट करने के लिए, तब उन लोगों के द्वारा ही ये बताया गया कि ना ही सिर्फ संभल पर इसके जो आसपास के ज़िले हैं, जैसे मुरादाबाद, अमरोहा, मध्य प्रदेश का भी ग्वालियर वाला रीजन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब में जो है इस तरह के फ्रॉड्स की प्रोपेंसिटी बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और वो यूँ बताए थे कि अर्ली क्लेम्स बहुत ज़्यादा यहाँ से आते हैं, इसलिए वो लोग इसे रेड फ्लैग करके रहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम ये इंश्योरेंस सेक्टर का हम लोग इसको जामताड़ा ही बोलते हैं। अच्छा, इस फ्रॉड की अगर हम शुरुआत देखें तो शुरुआत करने के बाद अभी तक कितने राज्यों में फैल गया है और अभी तक कितनी एफआईआर हुई हैं, कितनी अरेस्टिंग्स हुई हैं? तो इसके ऊपर जब हम लोगों ने काम शुरू किया था, मतलब जनवरी 2025 की बात है, हम लोगों ने उस समय 2 अभियुक्त पकड़े थे। एक का नाम ओमकारेश्वर मिश्रा करण और दूसरे का नाम अमित था। वहीं से इस पूरे केस की शुरुआत हुई थी। वो लोग हम लोगों को पुलिस पेट्रोलिंग में ही आप कहेंगे कि एक कोइंसिडेंस ही था कि हम लोगों को वो मिले, संदिग्ध वाहन लगा, उसकी चेकिंग की तो उनके पास से हमें 11.5 लाख कैश और काफ़ी सारे डेबिट कार्ड मिले थे। उसी में जब हम लोग डिग करते चले गए, जांच करते चले गए, तो पूरी ये कहानी निकल के आई कि इन लोगों का जो गिरोह है, मतलब ओमकारेश्वर मिश्रा करण, इसके फ़ोन में जब हम लोगों ने विक्टिम्स की प्रोफाइल्स देखी तो इनके विक्टिम्स जो हैं गुजरात से लेके असम तक के थे। मतलब जिन केसेस के ऊपर वो काम कर रहा था, जो जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करता था,
ओमकारेश्वर मिश्रा अपने आप को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताता था और दो इंश्योरेंस कंपनीज की थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन वो कराते हैं अर्ली क्लेम्स के केसेस में। तो ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन और फर्स्ट सोल्यूशन सर्विसेज, इन दोनों का वो इन्वेस्टिगेटर था। और जो केस की डिटेल्स थी उसके विक्टिम्स इतने सारे राज्यों में फैले हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने ओमकारेश्वर ने जिन लोगों को बताया था उसी के आधार पे जब हम लोग दबिश वगैरह दे रहे थे, हम लोगों ने रेड्स करी, तो हम लोगों ने काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट भी सीज किया था। तो डॉक्यूमेंट्री मटेरियल में भी हम लोगों को एक जगह के यहाँ से 250 के ऊपर पासबुक्स, डेबिट कार्ड्स वगैरह सब मिले थे। वो पासबुक्स भी जो है गुजराती बैंक, गुजरात के लोगों के पासबुक्स हमें यहाँ के लोगों के पास से मिले, असम के, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तभी पूरा समझ में आया कि ये इन्हीं लोगों की भाषा में इन लोगों ने कहा कि मैम क्योंकि हम मराठी में बात नहीं कर पाएंगे और कन्नड़ में बात नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हम साउथ में नहीं जा रहे हैं। पर ये जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं नॉर्थ के, उन सभी में इनका गैंग फैला हुआ है। हाँ, तो ये मतलब गुजरात से लेके असम तक सभी राज्यों में करते हैं। जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल को आप अगर छोड़ दें तो मध्य प्रदेश को इंक्लूड करते हुए सारे राज्य इनके नॉर्थ में आएंगे। वहाँ तक इनका जमावड़ा है। मतलब इन्हीं लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों को पता है कि ये फ्रॉड किस तरीके से कारित करना है। तो ये लोग सब आपस में बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं। ये लोग करीबन 11 वर्षों से काम कर रहे थे और हज़ारों की संख्या में इनके आप उन्हें विक्टिम्स कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये गरीब, असहाय लोग, अशिक्षित लोगों को माध्यम बनाते हुए बहुत ही लार्ज स्केल फ्रॉड जो है वो बीमा कंपनियों के साथ ये लोग कर रहे थे। शुरुआत इसकी कैसे हुई? वो रात क्या थी, वो आप गश्त कर रही थी, आप जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो कोई कैसे शुरुआत हुई कि आप गश्त कर रही थी, 2 गाड़ियां तेजी से निकली और रैंडमली आपने चेक किया? जो पुलिस का काम है रोकना और टोकना, तो टोक लिया तो इतना बड़ा गैंग खुलासा। वो रात कैसी थी और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुआ? हाँ, तो मैंने आपको अभी बताई था कि हुआ ऐसे ही था कि हम लोग मतलब मैं आ रही थी एक थाने से देर रात्रि में, जनवरी का महीना था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोहरा था और कोहरे में हम लोग सभी जब सामान्य लोगों की तरह जब ट्रैवल करते हैं, हम जानते हैं कि अगर सामने कोई पुलिस का वाहन हो या कोई बड़ी गाड़ी हो तो हम अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा लेते हैं ताकि हमें रास्ता दिख सके। इतना इंटेंस कोहरा था। परंतु 2 गाड़ियों ने मुझे ओवरटेक किया था और हमें कुछ सस्पिशियस उनके मूवमेंट में लगा। उस समय हम लोग कार चोरी पे भी काम कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि कहीं ये कार चोरी वाली गैंग ना हो। तो उन लोगों को लगा कि हमें ऐसा लगा कि उनको एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए और उनको टोकना चाहिए। तो उनको जब रोकने के लिए इंडिकेशन दिया, हूटर बजाया, वो रुके नहीं, उनकी गाड़ियों की स्पीड बढ़ गई। तो तब हमें लग गया था कि ये तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। फिर हम लोगों ने आगे SHO से कह के आगे बैरियर्स लगवाए। मतलब बैरियर क्या, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैम मैंने ट्रक ही लगा दिया है और कोई गाड़ी अब यहाँ से पार नहीं कर पाएगी। फिर हम लोगों ने इसकी ओमकारेश्वर की गाड़ी को रोका था और इसमें से 2 व्यक्ति निकले थे, ओमकारेश्वर, अमित। इन दोनों से फिर जब हम लोगों ने पूछताछ की, थोड़े हमें संदिग्ध प्रतीत हुए, तो फिर हमें लगा कि हमें इनको थाने पे लाके इनसे पूछताछ करनी चाहिए। थाने पे हम लाए, इनकी गाड़ी की चेकिंग करी तो इनकी गाड़ी में से हमें 11.5 लाख रुपए कैश मिला। उसका सोर्स ये बताने में सक्षम नहीं था और इसके वॉलेट में हम लोगों को 19 डेबिट कार्ड्स मिले थे, जिसमें से सिर्फ 4 उसके खुद के थे, बाकी सब अन्य लोगों के थे। किसी भी दूसरे व्यक्ति का डेबिट कार्ड उसके वॉलेट में होना और पूछने पे ये बताना कि मुझे नहीं पता ये डेबिट कार्ड मेरी जेब में कैसे आ गया, ये सारा मतलब इससे हमारा सस्पिशन और गहराया। कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही थी उस समय। ये कह रहा था कि मैं बीमा का काम करता हूँ, बीमा के इन्वेस्टिगेटर का काम करता हूँ, प्रति इन्वेस्टिगेशन मुझे 2,500 रुपये मिलता है। तो 2,500 रुपये इन्वेस्टिगेशन करना आप महीने में 10 कर लेंगे, 12 कर लेंगे, इससे ज़्यादा कैसे कर पाएंगे? तो इतनी वेल्थ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फिर इसके फ़ोन को हम एनालाइज करते चले गए और उसमें हमें बहुत सारी लोगों की फ़ोटोज़ मिली, जिसमें बहुत सारे मतलब 1 लाख से ऊपर फ़ोटोज़ थी। अधिकतर फ़ोटोज़ बहुत बीमार व्यक्तियों की थी, बहुत ही गरीब लोगों की फ़ोटोग्राफ्स थी। उन लोगों की 30-30 लाख की पॉलिसी होना, 20 लाख की पॉलिसी होना, जिसका प्रीमियम करने की शायद उन लोगों की क्षमता नहीं थी।
ये सब हमें मतलब डाउट्स आते चले गए और फिर हमने तुरंत तत्काल प्रभाव से, ये रात की बात थी तो अगले दिन ही तड़के सुबह पुलिस टीम को इंश्योरेंस वाले ही बना के आसपास की जो हमें विक्टिम्स दिख रहे थे उनके घर गए और उन लोगों से हमने पूछताछ करी कि आपने क्या कोई बीमा कराया है क्या, और आपको पता है क्या कि आपका बीमा का पैसा आ गया, क्योंकि हमें चैट्स में दिख रहा था कि वो लोग कह रहे थे कि मान लीजिए कोई महिला, एक हमारी पीड़िता है उसका नाम है सुनीता, कि सुनीता के 10.5 लाख रुपए आ गए हैं। तो क्या इस बात की जानकारी सुनीता को है कि कोई पॉलिसी है, रुपए आ गए? तो ये सब हम लोगों ने वेरीफाई किया तो पता चला कि सुनीता को तो बस सरकारी स्कीम का कहते हुए कि मतलब तुम्हारे पति मरने वाले हैं तो उन्हें हम सरकारी स्कीम में सहायता दिला देंगे तो तुम अपनी डिटेल्स दे दो, बस मात्र इतना कह के उससे सारा डॉक्यूमेंटेशन करवा लिया गया, उसे धोखे में रखा गया, उसके नाम पे 10 लाख की पॉलिसी हुई, मात्र उसे 20,000 रुपये दिए और सुनीता को ये इस पूरे फ्रॉड की कोई भी जानकारी नहीं थी। तो फिर हम लोगों को धीरे धीरे फ्रॉड क्लियर होने लगा और हम लोग और पीड़ितों तक पहुंचते चले गए। बरामदगी के आधार पे हम लोगों ने पुलिस को वादी बनाते हुए पहला हमारा मुकदमा 13/25 रजपुरा में लिखा गया, फिर पीड़ितों को पहुंचते हुए उनकी काउंसलिंग करते हुए अभी तक हम करीबन 17 मुकदमे इसमें करा चुके हैं और इंश्योरेंस फ्रॉड के कई अलग अलग डायमेंशंस इस पूरी जांच में हमारे सामने निकल के आए हैं। इंश्योरेंस फ्रॉड के डायमेंशंस की आप बात कर रही हैं, तो किस तरीके के डायमेंशंस, जैसे 3 की मर चुके, मरने वाले, और दूसरा फिर हत्या तक चले गए ये लोग? तो शुरू में जैसे सुनीता के हस्बैंड हुए या एक और रुखसार वाला केस था उसमें भी उसके पति को कैंसर था, तब तक हमें लग रहा था कि ये लोग मरणासन व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं जो मरने वाले हैं किसी गंभीर बीमारी से, उन लोगों की पॉलिसी खुलवा के और जब वो मर जाएंगे तो उनको हार्ट अटैक से मरा हुआ दिखा के उनका बीमा का पैसा हड़प लेंगे, ऐसा हमें समझ में आ रहा था। बाद में हम लोगों ने कुछ गिरफ्तारियां करी, उनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए उसमें हमें पता चला कि ये लोग मरे हुए लोगों का भी बीमा कराते हैं, जो पहले ही मर गए हैं, पहले ही मर चुके हैं। और इसमें एक केस था त्रिलोक के केस के संबंध में अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL भी एडमिट हुआ है। तो उसमें यही था कि त्रिलोक जून में मर चुके थे, कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे, उनके मरने के 3 महीने बाद उनकी 2-3 पॉलिसी खुलती हैं और फिर उसके बाद उनको जून में जो व्यक्ति मर चुका है उसको वापस दिसंबर में हार्ट अटैक से मरा हुआ दिखा के उसका MCD द्वारा एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये सारा बीमा का पैसा हड़पने के उद्देश्य से। और जो त्रिलोक की पत्नी थी उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने यही बताया कि उनको ये कहा गया था कि उनके पति को कैंसर से वो मरे हैं तो कुछ ना कुछ सरकारी स्कीम का लाभ उन्हें मिल जाएगा, इस बहाने से उनसे डॉक्यूमेंटेशन कराया गया था। तो तब हमें पता चला कि ना ही ये सिर्फ मरने वाले लोगों का कराते हैं पर मरे हुए व्यक्तियों का भी कराते हैं और उसमें ये फोर्जरी वगैरह करते हैं क्योंकि गलत तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बनवाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे बढ़ता चला गया, फिर हमें एक शिकायत आई। शिकायत में हमें ये आया कि एक व्यक्ति थे, अभियुक्त है, उनका नाम है विनोद ने एक मरणासन व्यक्ति के नाम पे 2 वाहन रिलीज कराए, एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर। और जब मतलब जो मरने वाला व्यक्ति था उसका नाम था दिनेश, जब उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र उस एजेंसी में जमा करा के और वो वाहन वहां से लेके चले गए। तो बेसिकली जो मरने वाला व्यक्ति था दिनेश, उसके पिता ने हम लोगों को प्रार्थना पत्र दिया था, उनका नाम आई थिंक चंद्रसेन था। उन्होंने हमें प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे बेटे के नाम पे ट्रैक्टर निकाला तो वो ट्रैक्टर मुझे मिलना चाहिए, वो ट्रैक्टर कोई अन्य आदमी कैसे लेके चला गया। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि विनोद ने अपने खुद के पिता की उम्र कम करा के और जब वो मरने वाले थे तो एक तो PMJJY का लाभ लिया और दूसरा अपने पिता के नाम पे भी 3 वाहन निकलवाए। तब हम लोगों ने इसमें जब जांच शुरू करी तब हम लोगों को एक नया मोडस ऑपरेंडी समझ में आया कि ये व्यक्ति लोग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज तक लिमिटेड नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि जो लोग मरने वाले हैं या जो बेहद गरीब हैं उनको थोड़ा सा लालच देके उनके नाम से वाहन इश्यू कराते हैं और मिनिमल डाउन पेमेंट करके उनके नाम पे लोन ले लेते हैं और या तो फिर वाहन को चोरी हुआ दिखा देंगे, FIR करा देंगे, या फिर ये दिखा देंगे कि जो जिसके नाम पे लोन है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो मृत्यु प्रमाण पत्र जमा होगा तो लोन माफ हो जाएगा, वो वाहन फ्री हो जाएगा। और इस तरह के वाहनों को ये लोग, जैसे यूपी के जो वाहन हैं ये लोग दूर के राज्यों में जैसे हरियाणा में बेच रहे हैं या पंजाब राजस्थान में बेच रहे हैं, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल में इस तरह के जो वाहन रिलीज कराए जा रहे हैं वो हमारे यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं पर आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स में हमें जानकारी मिली कि इस तरह की मंडियां लग रही हैं इस ट्रैक्टर्स की, और हम लोगों ने करीबन 25 ट्रैक्टर
चौधरपुर मंडी है जो कि अमरोहा में लगती है, वहाँ से हम लोगों ने बरामद किए। तो और इस पे हमें अभी काफ़ी काम करना है। ये वाहन इंश्योरेंस वाला आया तो मरे हुए व्यक्तियों का कराना बीमा, मरने वालों का कराना, वाहन का कराना। और आखिरी जो अभी हम लोगों को लेटेस्ट अभी तक पता चला है वो ये पता चला कि ये लोग, अभी तक ये हो रहा था कि जो लोग मरने वाले हैं उनका बीमा करा के उनकी मृत्यु के बाद पैसा निकाल लिया। पर जो इसका सबसे विभत्स रूप इस क्राइम का सामने ये आया है कि जो नौजवान लड़के हैं और जो एकदम स्वस्थ हैं उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि जवान लड़कों का प्रीमियम कम लगता है, क्लेम का पैसा ज़्यादा मिलता है। तो उनको टारगेट करते हुए उनके नाम पे 6-6, 7-7 पॉलिसी कराना, पहली बात, उनको धोखे में रखते हुए, और क्योंकि ये लोग अनपढ़ होते हैं या इनके आगे पीछे कोई होता नहीं है, और फिर उसके बाद इनको एक जगह पे ले जाके इनकी बहुत ही बर्बरता पूर्वक हथौड़े से सर मार के हत्या कर देना, उस हत्या को एक्सीडेंट का रूप दे देना, इस तरह की FIR पंजीकृत कराना कि एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और क्योंकि पुलिस को इन पॉलिसी वगैरह के बारे में अमूमन जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये अभी तक एंगल ही नहीं आया था हमारे पास, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अज्ञात वाहन जिससे टक्कर हुई उसको हम CCTV के माध्यम से या कैसे भी सर्विलेंस के माध्यम से उसका पता लगाएं और उसको चार्ज करें। अब वो जब पता नहीं लग पाता है तमाम कोशिशों के बावजूद, तो FR लग जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने विगत, आप 20 दिन में समझ लीजिए, ऐसे 4 केसेस वर्कआउट किए जो कि पहले पुलिस में अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होकर मृत्यु के केसेस पंजीकृत किए गए थे, जिनमें FR लग चुकी थी, वो केसेस खत्म हो गए थे। पर हमारी इन्वेस्टिगेशंस में ये निकल के आया कि वो एक्सीडेंट्स ना हो के सुनियोजित हत्याएं थी और बहुत ही बर्बरता पूर्वक करी गई थी। उनको फिर हम लोगों ने उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया, जिन लोगों ने क्लेम का पैसा निकाला था उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा, उन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ करी, और ये पूरा इनका नया मोडस ऑपरेंडी निकल के आया। तो 4 हत्याएं, जिनमें 2 संभल जिले की, एक चंदौसी बहजोई थाने की और 2 रेहरा थाना जो अमरोहा में पड़ता है, उसकी विवेचना भी फिर हम ही स्थानांतरित हुई। इनमें फिर हम लोगों ने जांच करके उन लोगों को, ऐसे 13 व्यक्तियों को हमने जेल भेजा है और लोगों की तलाश अभी जारी है। ये जो लोग हत्या कर रहे थे, ये लोग उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए, गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रिकॉशन के CCTV ना हो, रात का अंधेरा हो। दूसरा, ये जो जिन लोगों की हत्या होती थी तो ये FR लग जाता था, इसका भी इनको लाभ मिल जाता था उसमें। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे जो 4 हत्याएं हैं उसमें से एक हत्या तो सगे भाई ने ही की है। तो सगा भाई अगर अपने खुद के भाई की अज्ञात वाहन से टक्कर की FIR करा रहा है तो आप इसे सेंसिटिविटी कह लीजिए, तो पुलिस ये ऐसे नहीं समझेगी कि वादी को शक की निगाह से देखने लगे। हम ये मानेंगे कि वादी उस समय पीड़ित है, उसके सगे भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, बॉडी हमें दिख रही है, क्योंकि हथौड़े से सर फोड़ने के बाद गाड़ी भी उसके ऊपर चढ़ाते थे। तो हमें, हाँ, तो वो हत्या, मतलब जो गैंग हम लोगों ने पकड़ा है वो तो पहले सर पे वार करके उसे मारता था, मारने के बाद फिर उसके ऊपर से बाहर निकालता था। नवीन ने जो अपने भाई संजय को मारा था बहजोई के अंदर, ये रहने वाले बदायूं के, इन्होंने पहले उसको, अपने भाई को जिनको पैरालिसिस था उनको पहले धक्का दे दिया ई रिक्शा से धक्का देने के बाद ई रिक्शा वाले को डांट के भगा दिया कि तू कैसे गाड़ी चला रहा है, मेरा भाई गिर गया, और वो डर के मारे भाग गया। फिर अपने भाई का सर जिस तरफ वो गिरे थे वहीं पे और जोर से सड़क पे पटक दिया, क्योंकि वाहन से गिरने की चोटें तो थी ही और सर पे ज्यादा लगी थी, तो वो मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों को लगा कि आदमी मर गया है। ये अपने भाई का सर पटकने के बाद वहां से भाग गए, क्योंकि दिन में 1 बजे, 21 जून का शायद 20-21 जून को की वारदात है, तो बहुत सुनसान सड़क थी भीषण गर्मी की वजह से, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया था। इधर उधर हो गए, जब भीड़ इकट्ठा हो गई फिर कुछ देर बाद ये आए और ये खुद ही वादी बन के पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने कहा मेरे भाई की मृत्यु हो गई, मुझे FIR करानी है। पुलिस ने किसी पे शक नहीं किया, इंजरीज उसी तरीके से थी। फिर उन लोगों ने उसमें, ये बाद में जब इंश्योरेंस कंपनीज को इनका क्लेम किया और हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन देखी, तो मेरे पास क्योंकि विभिन्न कंपनियों का डेटा है और उसमें एक टाटा AIG कंपनी भी है, उन्होंने, मतलब उनके पास भी ये केस था, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि मैम इसमें इनको कुछ सस्पिशियस लगता है, क्योंकि उनको ये जानकारी थी कि इसने और कंपनियों में भी क्लेम के लिए आवेदन किया है। तो हम लोगों ने फिर जब सारी कंपनियों से संपर्क किया तब निकल के आया कि उसके नाम पे तो मेरे ख्याल से 5 पॉलिसीज थी इसके भाई के नाम पे, और इन्होंने 20 लाख रुपए का लाभ ले भी लिया था SBI जनरल की पॉलिसी का।
तब हमें ये एंगल समझ में आया, और जब हम लोगों ने फिर इस पे गहनता से जांच की, सर्विलेंस के माध्यम से और भी चीज़ें निकलवाई, तब और फिर इनको बुला के जब कन्फ्रंट किया, पूछताछ की, तो पता चला। तो पुलिस तो मतलब ये इंश्योरेंस के लिए कोई एक्सीडेंट हत्या हो सकती है, ये एक नया एंगल अब इस जांच में आया, और इसका मतलब इसको सीनियर्स के संज्ञान में भी लाया गया, और हम लोग अपनी जितनी भी एक्सीडेंट की विवेचनाएं हैं उसके अंदर अब इसे अपना एक पार्ट बनाएंगे इन्वेस्टिगेशन का, ताकि कोई भी बिंदु हम लोगों की विवेचना में तो छूटे ही ना। और बाकी भी जो लोगों की हत्या हुई है वो ऐसे लोगों की हुई है जो कि मतलब जिनके आगे पीछे कोई था नहीं। जैसे एक अमन नाम का लड़का है, जो जिन्होंने मारा है वो उनकी सगी मौसी की लड़की का लड़का था। सगी मौसी मौसा की मृत्यु हो चुकी है, उनकी लड़की की मृत्यु हो चुकी है, लड़की के पति ने दूसरी शादी कर ली, तो ये बेचारा अनाथ था, और इनके आगे पीछे सिर्फ जिन्होंने मारा है वही थे, जिन्हें ये दूर के मामा जी बोलते नहीं अपनों की हत्या कर रहे थे। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि ये लड़का है, इसके उन्होंने ना ही सिर्फ उसके नाम पे बीमा के पैसे उठाए, बल्कि उसकी जितनी भी जमीन वमीन थी उसको भी हड़प लिया। तो ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। हम लोगों को डर ये है कि मतलब जो बच्चे अकेले रहते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो उन लोगों के साथ भी इस तरीके से घटनाएं ना हों, तो इसलिए अवेयरनेस जनरेशन पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ताकि सभी लोग अवेयर हो जाएं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे साझा ना करें। अगर आप अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, तो अपने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने साथ रखें, ताकि आपको एटलीस्ट जानकारी ये रहे कि आपके नाम पे ऐसे तो नहीं है कुछ अकाउंट्स खुल रहे हैं या आपसे पॉलिसीज करा ली जा रही हैं। तो ये सब इस पूरी जालसाजी में इंश्योरेंस कंपनी के लोग कैसे इन्वॉल्व थे, और जो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे थे या मरने वाले लोगों की जानकारी, तो इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, आशा वर्कर ये सब भी इन्वॉल्व थे, और कितने लोग अरेस्ट हुए, क्या इन अरेस्टिंग्स में इन पर भी कार्रवाई हुई? तो हम लोगों ने अभी तक टोटल 51 लोगों को अभी तक जेल भेज दिया। 3 लोगों ने इसमें सरेंडर किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके अंदर ये एक इस तरह का आप कह सकते हैं पैरेलल इकोनॉमी टाइप चल रही है। तो जितने भी एक नॉर्मल जेन्युइन इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्लेयर्स होते हैं, वही सारे प्लेयर्स जो हैं एक पैरेलली इलीगल काम भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पॉलिसी शुरू तब होती है किसी की कि पहले इनको पता तो चले कि गांव में कौन व्यक्ति है जिसे कैंसर या गंभीर बीमारी है, इसका वाला है। हाँ, इसका ब्यौरा रहता है आशा के पास या गांव के प्रधान को पता चलता है। तो सबसे पहले इनिशिएट करता है आशा वर्कर या ग्राम प्रधान। वो बताती है नेक्सस के लोगों को कि हमारा टारगेट एक तैयार हो रहा है, तुम लोग आ जाओ। तो हम लोगों ने एक ऐसी आशा वर्कर है, उसका नाम है नीलम, बुलंदशहर की, सुनीता वाले केस में वही थी, उसको हम लोगों ने जेल भेजा है क्योंकि उसने 10 लाख की पॉलिसी में से 1 लाख का जो पैसा है वो नीलम के हिस्से में आया, जो कि हमें उसके ट्रांजैक्शंस में भी दिखता है। नीलम आशा वर्कर हुई। अब उसके बाद ये लोग पूरा नेक्सस जो है बैंक अकाउंट खुलवाता है आदमी को धोखे में रखते हुए, मतलब उससे साइन वाइन करा लेगा, उसका कहीं ले जाके EKYC कर देगा, और वो सारा फ्रॉडुलेंटली होता है। तो इसमें येस बैंक के 2 डिप्टी मैनेजर्स को हमने जेल भेजा है, जो कि अनूपशहर ब्रांच के थे, बुलंदशहर के। उनको क्यों? क्योंकि उन्होंने ना ही सिर्फ धोखाधड़ी में पीड़ित को रखते हुए उसके बैंक अकाउंट्स खोले। जो सुनीता थी वो नॉमिनी थी, सुनीता को ये जानकारी नहीं थी कि अनूपशहर शाखा जो येस बैंक है उसमें उसका कोई खाता भी खुला हुआ है ना। और उसके जब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखी तो सेल्फ चेक के माध्यम से पैसे निकले थे सुनीता के अकाउंट से, जबकि सुनीता का ये कहना था कि वो कभी बैंक गई ही नहीं। तो किसी और ने सुनीता के पास उसकी चेकबुक थी, जो भी हमारे अक्यूज थे उन्होंने सुनीता के हस्ताक्षर बनाए, खुद ही चेक दिए, और बैंक ने वो एक्सेप्ट भी कर ली और पॉलिसी के 5-5 लाख रुपए कैश दे दिए। जैसे प्रियंका शर्मा वाले में भी हुआ कि उन लोगों ने खुद ही। तो हम लोगों ने इनको कन्फ्रंट किया बैंक मैनेजर्स को कि आपने कैसे कर दिया, और फिर वो मतलब नहीं अपने आप को डिफेंड कर पाए। हम लोगों ने बैंक की CCTV फुटेजेस वगैरह भी सब निकलवाई थी, और इस आधार पे हमारे पास बहुत अच्छे साक्ष्य हैं इनके खिलाफ। हम लोगों ने बैंक मैनेजर्स को जेल भेजा। फिर उसके बाद ये होता है जब आप क्लेम करने जा रहे हैं, तो जैसे PMJJY का फ्रॉड जो है, उस PMJJY स्कीम में ये है कि आपकी उम्र 50 से कम होनी चाहिए और आपकी मृत्यु 45 दिन के अंदर नहीं होनी चाहिए। पर ये लोग क्या करते हैं कि या तो 45 दिन में अगर मृत्यु हो गई तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी डेट का बाद का बनवा लेंगे, या आदमी की मृत्यु के बाद उसकी पॉलिसीज खुलवा के फिर उसे लेटर डेट में मरा हुआ दिखाएंगे। तो इन सब में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने कुछ ऐसे वर्कआउट किए हैं केसेस बनिया ढेर वगैरह में, जहां हमने पाया कि एक्चुअली में जो ग्राम सचिव था उसको पूरी जानकारी थी फ्रॉड की।
उसे बीमा कंपनी के इन्वेस्टिगेटर ने भी बताया कि ये महिला शुगरवती 2020 में मर चुकी है, आपने 2021 का मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों जारी किया है? तो उन्होंने उसको कैंसिल भी नहीं किया इसी आधार पे। और उन्होंने जो आशा का रजिस्टर है उसमें भी लिखा हुआ था कि उस महिला की मृत्यु 2020 में हुई है, उस रजिस्टर को भी उन्होंने देखना उचित नहीं समझा। तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन और आपने गलत डेट का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया और आपको इस बारे में पूरी जानकारी थी, उनका हिस्सा भी बंधा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने ग्राम प्रधान, क्योंकि उसमें ग्राम प्रधान का एफिडेविट लगा हुआ था, ग्राम प्रधान ग्राम सचिव हमने दोनों को जेल भेजा। तो इस तरीके से अब इंश्योरेंस कंपनी पे आते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज में किस किस की संलिप्तता किस लेवल पे, उस पर हमारा अभी काम चल रहा है। पर उसके अंदर 2 लेवल पे हमें लगता है, 2 लेवल पे हम काम कर रहे हैं। पहला तो ये कि जैसे ओमकारेश्वर मिश्रा वगैरह खुद नेक्सस के लोग हैं, मतलब ये गैंग के मेंबर्स हैं और ये इन्वेस्टिगेटर भी हैं, मतलब यही एक केस बनाते हैं, फिर ये ऊपर इंश्योरेंस कंपनी में जहाँ इनकी सेटिंग है वहाँ बोलते हैं कि ये अपना केस है। जालसाज खुद ही अपनी जांच कर रहे थे। हाँ, तो ये केस मुझे ही आवंटित करना। अब ये जो ऊपर वाले लोग हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो किसी भी इतनी हजारों इन्वेस्टिगेशन कंपनीज हैं, वो किसी को भी अलॉट करें, तो वहाँ पे उनका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो उस पर जांच चल रही है। अभी कुछ लोगों को हम लोगों ने इंटरोगेट भी किया। दूसरा, मैं मात्र 3 महीने से इन केसेस पे काम कर रही हूँ, मतलब जनवरी से शुरू हुआ था, अब 4 महीने हो गए हैं। तो पर मैं भी अभी अगर डॉक्यूमेंटेशन देखती हूँ तो मुझे एक बार में देख के समझ में आ जाता है कि ये फ्रॉड है कि जेन्युइन केस है, क्योंकि जो आदमी की हमें प्रोफाइल दिखती है उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह संलग्न करके भेजते हैं, तो हमें लग जाता है कि जो आदमी हैंड टू माउथ है वो 30-30 लाख की अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेगा, या कोई भी व्यक्ति कि 4-4, 5-5 पॉलिसी 2-3 महीने के अंतराल में क्यों होगी। तो जब मुझे समझ में आ जा रहा है, तो जो लोग दिन रात सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के मतलब ये इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, तो मैं मतलब आई एम श्योर कि उनको भी आइडिया लग जाता होगा कि ये फर्जी है कि ये जेन्युइन है। फिर क्या कारण है कि वो इसे अप्रूव भी कर रहे हैं और ये लोग लगातार निरंतर ऐसे फ्रॉडुलेंटली पैसे कमा रहे हैं। तो इन 2 लेवल पे, एक तो जो अलॉट कर रहे हैं केसेस वो, और दूसरा जो अप्रूव कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को क्लेम की, तो उन दोनों लेवल पे हम लोग सारी इंश्योरेंस कंपनीज में जांच करेंगे। एक आखिरी सवाल कि एक आम आदमी कैसे बचे इस संभल के जामताड़ा से? संभल का जामताड़ा, संभल में इस जामताड़े का खुलासा हुआ, परंतु ये जो मेरे को लगा है और जांच में सामने आया, ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, ये हर राज्य में हो रहा है, क्योंकि हमारा गैंग ही जब 12 राज्यों में कर रहा है, तो ये साउथ वगैरह में भी वहाँ के लोकल गैंग्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो ये कुछ लूप होल्स की वजह से आप कह सकते हैं, या कुछ चीज़ें अभी तक पुलिस के भी संज्ञान में नहीं थी, तो ये लोग बहुत अच्छे से फल फूल रहे थे। तो ये फैला हुआ हर जगह है, और इसमें जो आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आप, पहली बात तो ये है कि कोई भी आपको कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा देने का अगर वादा करे, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि उसके अंदर कहीं ना कोई फ्रॉड की बात इन्वॉल्व है। इस केस में हमें एक पॉइंट जो मैं सबको बताना चाहूँगी, एक, जब भी आप कोई बैंक खाता खोलते हैं तो बैंक खाते के साथ एक मोबाइल नंबर होता है। वो मोबाइल नंबर जो हम लोगों को इस फ्रॉड में निकल के आया कि नॉमिनीज के जो खाते खुले थे, तो जो मोबाइल नंबर लिंक था वो नॉमिनीज का नहीं था, वो किसी अन्य व्यक्ति का था। जब हम लोगों ने ये उन मोबाइल नंबर्स पे जांच की तो हमें पता चला कि एक तो इन लोगों ने बहुत सारे भोले भाले लोगों को लालच देके 5,000 10,000 रुपए का लालच लेके उनके नाम से सिम इशू करवा लिए थे, और उन सिम को ये लोग अपने फ्रॉड में यूज़ कर रहे थे। और दूसरा, जो POS एजेंट्स हैं वो भी फ्रॉडुलेंटली कई बार क्या करते हैं, आप अगर आपके जब वो थंब इम्प्रेशन मांगते हैं और आपसे कहें कि 2 बार लगा दो, आपका अच्छे से आया नहीं, दूसरी बार लगाओ, तो वो उस प्रोसीजर में 2 सिम कार्ड इशू कर लेते हैं। आप जब भी किसी POS एजेंट के पास जाएं सिम इशू कराने के लिए कुछ भी, तो लगातार उसकी गतिविधि पे नज़र रखें। आपका फिंगरप्रिंट आया है नहीं आया है, वो क्या कर रहा है, वो दूसरी सिम तो उस प्रोसीजर में जनरेट नहीं होती, तो उस पर ध्यान रखें। दूसरा, कभी भी किसी भी लालच में आके अपने ना ही डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ साझा करें और ना ही कभी भी किसी को अपने नाम की सिम इशू करा के दें। आपको नहीं पता कि वो आपकी सिम का इस्तेमाल किसी फ्रॉड में करेगा। जितने भी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं वो सब म्यूल अकाउंट्स और इन्हीं सब के आधार पे हो रहे हैं। आपका आधार ले लेंगे, आपका पैन ले लेंगे, आपको कुछ लालच दे देंगे और आपके नाम का अकाउंट खुलवा लेंगे। बिल्कुल भी लालच में मत पड़िए, क्योंकि लिखा पढ़ी में आप ही रहेंगे, आप ही को सबसे पहले पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आएगी। तो
प्लीज डू नॉट शेयर योर डॉक्यूमेंट्स विद एनीवन। अगर कोई आपको सरकारी स्कीम का लालच देता है कि आपके घर में कोई बीमार है, कोई पीड़ित है और हम आपकी मदद करा देंगे, एजेंट्स पे या दलालों पे भरोसा करने की बजाय आप सरकारी विभाग में जाएं और सरकारी विभाग में जाके अपने साथ कोई समझदार व्यक्ति लेकर जाएं जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, और जाके उस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी कर लें। या फिर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, वो जो कि सारी एंड होती है gov.in से, उन पे जाके उसकी जानकारी पढ़ें। वो पढ़ने के बाद ही गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ ही अपने डॉक्यूमेंट साझा करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को चाहे वो कुछ भी कहे, आप उसकी बात सुन लें, आप समझ लें, पर अल्टीमेटली जब उस पर काम करने की बारी आए तो आपको सरकारी दफ्तर जाके या सरकारी लोगों के साथ बैठकर ही अपना पूरा पत्राचार जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करना चाहिए। इन दलालों के चक्कर में आप ना पड़ें। और इस केस में हम लोगों ने एक आधार स्कैम का भी खुलासा किया था और वो लोग यही फ़ायदा उठाते थे कि हम लोगों को अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह में चेंज कराना होगा तो हमें आधार सेवा केंद्र पे ही जाके वो सुविधा मिल सकती है, परंतु ये लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके घर पे आके आप जैसा चाहोगे वैसा परिवर्तन करा देंगे। ये लोग फ्रॉडस्टर्स हैं। सरकारी कीमत जो है वो मात्र 50 रुपये लेते हैं वो लोग, और आपका काम करके देते हैं और उसकी रसीद भी आपको देते हैं। ये आपसे 50 रुपये से ज़्यादा कभी 100 चार्ज करेंगे, कभी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये भी चार्ज करेंगे, और आपको वादा करेंगे कि हमारी ऊपर सेटिंग है या हम कर सकते हैं, और जिस भी तरह का आप परिवर्तन बोलोगे हम करके दे देंगे। इनके चक्करों में ना पड़े या आपको किसी बड़ी दुविधा में बाद में पहुंचा सकते हैं। यही मेरा आप सब लोगों को एडवाइस रहेगा कि जागरूक रहिए। इसमें अब ईडी की भी एंट्री हो गई। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आए। ईडी ने हम लोगों से जितनी भी हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर करी है और जितने भी लोगों को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उनकी सूचना उन्होंने हमसे मांगी है। बहुत थैंक यू। तो ये उस गैंग का काम करने का मोडस ऑपरेंडी जिसमें अभी तक 17 से अधिक एफआईआर, 51 से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं, और गैंग देश के 12 से अधिक राज्यों में फैला होकर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।